शरीर का बल जीवन को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर का बल जीवन को चलाने के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। कोई भी व्यक्ति इस बल के आश्रय से ही जीवन के सभी कार्य अथवा क्रियाकलाप कर सकता है। बिना बल अथवा शक्ति के जीवन की विभिन्न समस्याओं से मुकाबला करना तो दूर, सामान्य क्रियाओं का भी करना कठिन हो जाता है। आपके शरीर में बल होगा तो आप कोई क्रिया कर सकते हैं। आपके शरीर में बल होगा तो आप चल सकते हैं। आपके शरीर में बल होगा तो आप खाना पचा सकते हैं। आपके शरीर में बल होगा तो आप बात कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है शरीर का बल ही जीवन को चलाने के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। कोई भी व्यक्ति इस बल के आश्रय से ही जीवन के सभी कार्य अथवा क्रियाकलाप कर सकता है। बिना बल अथवा शक्ति के बिना बल और बिना शक्ति के जीवन की विभिन्न समस्याओं से मुकाबला करना तो दूर, सामान्य क्रियाओं को करना भी कठिन हो जाता है। सामान्य क्रियाएं यानी सांस लेना, पल के झपकाना, है ना, ये भी सामान्य क्रियाएं है क्या? ये भी बिना शक्ति से, बिना बल से, बिना शारीरिक ऊर्जा से नहीं हो सकता। इसीलिए सामान्य कार्य, सामान्य से सामान्य, आसान से आसान कार्य भी इस शरीर के बल के बिना नहीं हो सकता। मनुष्य की शक्ति का अनुमान केवल उसके शारीरिक ढांचे से नहीं। हाँ, देखो कोई मोटा है, बहुत ज्यादा तगड़ा व्यक्ति दिख रहा है तो उसके ढांचे से नहीं, मनुष्य की शक्ति का अनुमान उसके सिर्फ दिखावे पे नहीं, उसके सिर्फ दिखावे के ढांचे से नहीं लिया जा सकता। अतः औषधियों एवं चिकित्सा पद्धति का चयन करने से पहले चिकित्सक को रोगी की शक्ति का अच्छी तरह परीक्षण कर लेना चाहिए, है ना। जब आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, किसी को दवा दे रहे हो या फिर किसी की आप थेरेपी कर रहे हो, तो उसको पहले पहचानना चाहिए कि उसको कितना कैपेसिटी है सहन करने का, कितना वो अपने आप में वो सारी चीजें कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, वो कितनी अपने आप पर शक्तियों को सोख सकता है, या फिर उसको कितना सहन हो सकता है, कितना उसको वो सारी चीजें कैपेबल है उन सारी चीजों को करने के लिए। शक्ति का परीक्षण उसकी शारीरिक क्रियाओं की योग्यता द्वारा ही किया जा सकता है ना। कि तुम्हें थकान कैसे आती है, थकवा कैसे भरता है ना, तुम्हारी बीपी किस तरीके से होती है, तुम्हारी नर्व कैसे है, तुम्हारे पल्स रेट कैसे है, तो ये सारी चीजें देख के ही समझ आता है तथा उनकी शारीरिक एक्टिविटी से पता चल जाता है। अर्थात वह बिना थकावट के कितना शारीरिक कार्य कर सकता है। ठीक है। अभी शक्ति अथवा बल क्या है? शक्ति और बल क्या है ये उसको समझिए पहले। शरीर में धातुओं यानी टिश्यू एलिमेंट का सर्वोत्तम अंतिम सार बल अथवा शक्ति कहलाता है ना। जैसे सात धातु देखे हमने, तो टिश्यू एलिमेंट्स का सर्वोत्तम अंतिम सार क्या कहलाता है? बल अथवा शक्ति कहलाता है। सभी शक्ति को आयुर्वेद में ओज कहा जाता है। जो मैंने ओज पोर्शन आपको समझाया सिखाया, है ना, तो उन सभी को क्या बोला जाता है? बल अथवा शक्ति, ओज। ठीक है। तो ये ओज तेज स्वरूप जो होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है। शरीर में विद्यमान इसी शक्ति अथवा बल के कारण मानव की मांसपेशियां में स्थिरता एवं पुष्टि आती है और वह सभी प्रकार के कार्य साहस पूर्ण कर सकता है। इसी के कारण उसमें स्वर यानी आवाज की गंभीरता तथा त्वचा यानी रंग में निखार तथा इस बल के आधार पर उसके शरीर की आंतरिक अंग अपने अपने कार्य ठीक प्रकार से करते हैं। किडनियां अच्छा पानी को फिल्टरेशन करेंगी, यूरिन को फिल्टरेशन करेंगी, है ना। तो अंदर के ऑर्गन भी, आपका शारीरिक बल अच्छा होगा तो बड़े अच्छे काम करते हैं। और शारीरिक बल को किसको कहा जाता है? संपूर्ण धातुओं का सार या फिर ओज तत्व को बल या शक्ति कहा जाता है। और ये ठीक रहा तो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति भी अच्छी हो सकती है ना, अच्छी होती है, रंग में निखार आता है, स्वर में गंभीरता और स्वर में अच्छाई ये होती है। तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत डेवलपमेंट होता है और बहुत अच्छा होता है। वस्तु बल का आधार शरीर में स्थित तेज और ओज नाम तत्व है। ठीक है। शरीर में वस्तुत बल का आधार शरीर में स्थित तेज और ओज नामक तत्व ही है। अभी लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, तेज बल। कौन सा बल? तेज बल। तेज की उत्पत्ति अग्नि महाभूत से मानी गई है।
तेज की उत्पत्ति अग्नि महाभूत से मानी गई है। चयापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म के दौरान उदर यानी पेट में संचित चर्बी से वसा नामक तत्व की उत्पत्ति होती है ना। तो निकल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, संचित चर्बी से वसा नामक तत्व की उत्पत्ति होती है, इसे तेज कहते हैं। स्त्रियों में यह तत्व अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। स्त्रियों में ये अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, इसी कारण उनमें अधिक कांति, कोमल एवं मृदुता, शरीर पर बालों की कमी तथा आनंद, दर्शन शक्ति, आइज लाइट, स्थिरता, पाचन एवं चयापचय की तीव्रता, सुंदरता और आकर्षण अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, समझिए इन सारी चीजों को, लिखिए बहुत अच्छे से और बार बार सुनिए। ठीक है, ओजबल, अभी क्या लिखेंगे आप, ओजबल। ठीक है, यह शरीर का बहुमूल्य तत्व माना जाता है। यह शरीर का बहुमूल्य तत्व माना जाता है। जब कफ शरीर में अपनी स्वाभाविक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था में होता है तो ओज का निर्माण करता है। शरीर में बहुमूल्य तत्व कौन माना जाता है, ओज बल। ठीक है, जब कफ शरीर में अपनी स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक अवस्था में होता है तो ओज का निर्माण होता है। तथा जब विकृत अवस्था में होता है तब शरीर का मल बन जाता है तथा अनेक रोगों को जन्म देता है। वस्तुत ओज शरीर की रस, रक्त आदि 7 धातुओं का सारभूत तत्व है। बल को 3 भागों में बांटा गया है। बल को कितने भागों में बांटा गया है, बल को 3 भागों में बांटा गया है। लिखिए, बल को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम बल, मध्यम बल तथा अधम बल। ठीक है, उत्तम बल, मध्यम बल तथा अधम बल। और एक अन्य प्रकार से इसको 3 भेद माने गए हैं। सहज बल, असहज बल वह बल है जो स्वाभाविक रूप से रस धातु से उत्पन्न होता है, इसे सहज बल माना जाता है। यह उत्तम प्रकार का बल है। ये कौन से प्रकार का बल है, उत्तम प्रकार का बल है। कौन सा, जो सहज बल, स्वाभाविक, वह बल जो स्वाभाविक रूप से रस धातु को उत्पन्न करता है। जो रस धातु को स्वाभाविक रूप से उत्पन्न करता है उसे सहज बल माना जाता है। यह कौन सा प्रकार का उत्तम बल है, ये कौन से प्रकार का, उत्तम प्रकार का बल है। ठीक है, दूसरा लिखिए, कला कालकृत बल। कालकृत बल वह बल जो आयु के विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होता है। जो बल जो आयु के विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होता है कालकृत बल कहा जाता है। कौन सा, जो वह बल जो आयु के विभिन्न स्तरों पे, आयु यानी जीवन, और जीवन के विभिन्न स्तरों पे जो प्राप्त होता है वो कालकृत बल कहलाता है। युक्तिकृत बल, युक्ति युक्तिकृत बल उचित खान पान, योगाभ्यास, व्यायाम तथा आचार विचार से जो बल प्राप्त किया जाता है वह युक्ति बल कहा जाता है। कौन सा, उचित खान पान, योगाभ्यास, व्यायाम, आचार विचार से जो बल प्राप्त होता है उसे कौन सा बल कहा जाता है, युक्ति बल। ठीक है, सत्व परीक्षा, अभी लिखिए सत्व परीक्षा, फिर इसके बाद में देखेंगे सात्व परीक्षा। पहले लिखेंगे सत्व परीक्षा। जो रोगी शरीर के बल के साथ साथ उसके सत्व, मन अथवा स्वभाव का भी विशेष महत्व रखता है, रोगी के शारीरिक बल के साथ साथ उसके सत्व, मन अथवा स्वभाव का भी विशेष महत्व है, वो यह 2 प्रकार का माना गया है। यह कितने प्रकार का माना गया है, 2 प्रकार का। पहला प्रकार कौन सा है, भीरुत्व। भीरुत्व पहला प्रकार है, भीरुत्व। दूसरा प्रकार है सहिष्णुत्व। इसमें भीरु स्वभाव वाले रोग तीक्ष्ण प्रकार की चिकित्सा सहन नहीं कर सकते। भीरुत्व वाले लोग कौन सी चिकित्सा सहन नहीं कर सकते, तीक्ष्ण। अतः चिकित्सक को ऐसी रोगियों के लिए मृदु चिकित्सा का ही आश्रय लेना पड़ता है। इन रोगियों को पहले आश्वासन देकर उनकी चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। इनकी चिकित्सा में वैद्य यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है, को विशेष प्रयत्न रखना पड़ता है, जबकि दूसरे स्वभाव वाले रोगियों की चिकित्सा करना अपेक्षाकृत
आसान है, सरल है। सहनशील स्वभाव यानी दूसरा, सहनशील स्वभाव के कारण रोगी जल्दी घबराता नहीं है और चिकित्सा निसंकोच तीक्ष्ण चिकित्सा का आश्रय ले सकता है। अभी लिखिएगा नेक्स्ट, सात्म परीक्षा। सात्म परीक्षा। आयुर्वेद में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, उसके रोग की चिकित्सा के लिए सात्म का ज्ञान भी आवश्यक महत्व रखता है। एक ही औषधि, एक ही औषधि अथवा वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए अनुकूल है तो दूसरे के लिए प्रतिकूल है। आयुर्वेद में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व उसके रोग की चिकित्सा के लिए सात्म का ज्ञान भी आवश्यक विशेष महत्व रखता है। एक ही औषधि अथवा वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए अनुकूल है तो दूसरे के लिए प्रतिकूल है। संक्षेप में, जो अन्नपान औषध विहार शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं देश काल व अन्य पदार्थ जन्म से अथवा अभ्यास से शरीर की स्वस्थ अवस्था में स्वास्थ्य को स्थिर रखने वाले तथा रोग की अवस्था में रोग का निवारण करने वाले होते हैं, वे सात्मक कहलाते हैं। सात्मा कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। सात्मा चार प्रकार का माना गया है। पहला लिखिए देह सात्मा, दूसरा लिखिए देश सात्मा, तीसरा लिखिए ऋतु सात्मा और चौथा लिखिए रोग सात्मा। ठीक है, हेडिंग दीजिए अब देह सात्मा। एक एक को बहुत अच्छे से विश्लेषण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देहसात्मा वह आहार विहार जिसके सेवन का एक व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है तथा उसके शरीर के लिए उपयोगी भी सिद्ध होता है। ये क्या कहलाएगा? देहसात्मा को क्या, कैसा, इसकी डेफिनेशन क्या बनी है देहसात्मा की? देखो, वह आहार विहार जिसके सेवन का एक व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है तथा उसके शरीर के लिए उपयोगी भी सिद्ध होता है, इसको क्या कहा जाता है? देहसात्मा कहलाता है। जैसे कुछ लोगों के लिए दूध दही तथा मद्य पदार्थ अनुकूल पड़ते हैं, परंतु कुछ दूसरों के लिए पेय, थिन ग्रिल सब्जियां या सूप, चावल गेहूं तथा दूसरे अनाज अनुकूल पड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके। देश सात्म, सेकंड पॉइंट लिखेंगे देश सात्म। किसी स्थान विशेष में अनुकूल सिद्ध होने वाले पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। किसी स्थान विशेष के अनुकूल सिद्ध होने वाले पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे दही, दूध तथा मीठी चीजें किसी विशेष स्थान के लोगों के लिए अनुकूल पड़ती है। हमारे देश के पूर्वी स्थानों में दूध तथा मीठी चीजें किसी विशेष स्थानों के लिए अनुकूल पड़ती है। हमारे देश के पूर्वी स्थानों में रहने वाले लोग के लिए दूध सात्म भोजन है। सिंध प्रदेश के लोगों के लिए मछली रहन सात्म है और दूध सात्म भोजन है ना। और बंगाल, तमिलनाडु, कश्मीर आदि के रहने वालों में के लिए क्या सात्म है? बंगाल, तमिलनाडु, कश्मीर आदि के रहने वाले के लिए चावल सात्म है। तो ये देश सात्म हो गया। अभी ऋतु सात्म लिखिए। ऋतु सात्म किसी मौसम विशेष में हितकर भोजन
किसी मौसम विशेष हितकर भोज्य पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। किसी मौसम विशेष में हितकर भोज्य पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे स्निग्ध और गर्म पदार्थ हेमंत ऋतु में लाभदायक सिद्ध होते हैं। कटु तिक्त और रुक्ष पदार्थ कटु तिक्त और रुक्ष पदार्थ शिशिर ऋतु में हितकार होते हैं तथा शिथिल और मधुर पदार्थ ग्रीष्म ऋतु में उपयोगी होते हैं। ये क्या हो गया? ऋतु साथ में मौसम के तरफ से सीजन वाइज। रोग साथ में चौथा नंबर का लिखिए रोग साथ में। रोग विशेष में हितकर खाद्य पदार्थ इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तथा ज्वर होने पर पेया का सेवन लाभदायक होता है। रोग सातवें में रोग विशेष में हितकर खाद्य पदार्थ इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा ज्वर होने पर पेया का सेवन लाभदायक है। तो वमन अथवा उल्टी के रोगी के लिए फॉर्मेंटेशन चिकित्सा, इसी प्रकार पुराने जुकाम के लिए नस्य नाक में औषधि का डालना एवं धूमपान चिकित्सा हितकार मानी जाती है। ज्ञानेश्वर जी बरोबर लिख रहे हैं कि नहीं? लिख रहा हूँ सर, लेकिन आवाज बहुत कट रही है आपकी, बहुत कान दे रहा हूँ। जो ओके जो समझ में आ रहा है वो लिख रहा हूँ। ठीक है ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, नेटवर्क का हाँ इश्यू सर। हो सकता है, मेरे तरफ से सारा क्लियर है। हेलो कनी मैडम, आपको आवाज क्लियर है क्या? आपको सर नहीं मेरे सर, घर में बीच में रिकॉर्ड बीच में प्रॉब्लम आ कट रहा है। रही। अच्छा, बीच में कट रही है, ठीक है। बीच में कट हो रही। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो ही जाएंगी, अभी तुरंत रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी आपको। ठीक है, ओके। ओके। अभी नेक्स्ट लिखिए बलशाली व्यक्ति के लक्षण। अभी आवाज क्लियर है क्या? यस यस। हाँ, बलशाली व्यक्ति के लक्षण। वास्तव में जो रोग वास्तव में जो रोग से रहित है, जिसमें वृद्धावस्था के लक्षण नहीं पाए जाते। वास्तव में जो रोग से रहित है, जिसमें वृद्धावस्था के लक्षण नहीं पाए जाते अथवा कम से कम है, जो अपने कार्य में जो अपने कार्य में रुचि रखता है, वे उसे कुशल पूर्वता पूर्वक करता है, जो आध्यात्मिक एवं लौकिक ज्ञान विज्ञान से युक्त है तथा जिसका शरीर गठीला एवं धृष्ट पुष्ट है, वही व्यक्ति बलशाली और स्वस्थ कहलाता है। आयुर्वेद के अनुसार वह व्यक्ति जिसकी अस्थियां शरीर में उचित स्थान पर तथा भली भांति विभक्त है, बीएमआई जिसका सामान्य व संतुलित है, जिसके जोड़ अच्छी प्रकार से गठित एवं स्थिर है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों में मांस समान रूप से विभक्त है तथा जिसका शरीर बलशाली है, उसे दृष्ट पुष्ट एवं सुगठित शरीर वाला व्यक्ति माना जा सकता है। ऐसे व्यक्ति में विद्यमान बल की उत्तम प्रकार कहलाते हैं। जिसका शरीर बहुत ही सुगठित नहीं होता, उसे मध्यम प्रकार का माना जाता है। ऐसे व्यक्ति में ऐसे व्यक्ति में बल भी मध्यम कोटि का होता है तथा जिसका शरीर बहुत बिल्कुल गठित नहीं होता, उसका बल भी निम्न स्तर का होता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति बहुत अधिक रक्तस्राव, मृत्यु, दुर्घटना जैसी दुखद और शोकपूर्ण घटनाओं एवं भयानक दृश्यों को देखकर मूर्छित हो जाए अथवा किसी रोग का शिकार हो जाए अथवा मरणासन्न हो जाए, वह मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से दुर्बल माना जाता है।
चाहे वह देखने में कितना ही सुगठित और बलशाली क्यों ना हो। वो क्या कहलाएगा? मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से दुर्बल माना जाएगा। अभी बल के विकार लिखिए। बल के विकार, शरीर में भारीपन या शिथिलता, आलस्य, रोगों का सुन्न होना, रोगों का सुन्न होना, नींद, थकावट, कार्य करने की कम क्षमता, वात से उत्पन्न सूजन, शरीर के मांस में कमी, बेहोशी, ग्लानि, बल से होने वाली मन की म्लानता या खिन्नता, उदासीनता, जड़ता, व्यर्थ में बोलते रहना, ये सब बल की कमी होने से होने वाले विभिन्न प्रकार के विकार है। इन उपरोक्त बल के विकारों की चिकित्सा के लिए या बल की अभिवृद्धि के लिए भी रोगी या बल्य चिकित्सा चाहने वाले व्यक्ति में प्रकोपित दोष की प्रकृति जान लेनी चाहिए। तत्पश्चात रोगी के बल के अनुसार चिकित्सा का चुनाव करना चाहिए। रोगी को शरीर रोग मुक्त के लिए शोक, भय, क्रोध, ईर्ष्या, दीनता आदि मानसिक विकारों तथा अति शारीरिक श्रम, व्यायाम और मैथुन आदि से दूर रहना चाहिए। उसे अपने शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। टीबी और पुराने बुखार में जो औषधियां, आहार विहार का सेवन आदि बताया जाता है, उसका प्रयोग इस अवस्था में लाभकारी है। ऐसे रोगी के लिए रसायन और वाजीकर चिकित्सा का प्रयोग लाभदायक है। इसके अतिरिक्त वातनाशक तेलों का उपयोग भी करना चाहिए। साथ में उचित आहार तथा नियमित दिनचर्या, योगाभ्यास, योग, व्यायाम आदि उत्तम उपाय शरीर को बल बढ़ाने के लिए अपनाना चाहिए। प्रश्न उठता है कि गठीला या धष्ट पुष्ट शरीर कौन सा माना जाए? है ना, प्रश्न उठता है कि गठीला या धृष्ट पुष्ट शरीर कौन सा माना जाए? जो मोटा है या जो धृष्ट पुष्ट है? क्या पतले शरीर वाला स्वस्थ व्यक्ति धष्ट पुष्ट नहीं है? आदि आदि। तो आयुर्वेद में इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा है कि वह व्यक्ति जिसकी हड्डियां शरीर में उचित स्थान पर ठीक तरह से बटी है, जिसके जोड़ अच्छी तरह से गठे हुए और स्थिर है, जिसके सभी अंगों में मांस समान रूप में बटा है, जो बल युक्त और कार्य करने में समर्थ है, वह हस्तपुष्ट एवं सुगठित शरीर वाला व्यक्ति माना जाता है। शारीरिक दृष्टि से इस प्रकार का व्यक्तित्व और इसमें पाए जाने वाला बल उत्तम प्रकार का माना जाता है। जिस व्यक्ति का शरीर बहुत ही अधिक भारी है तथा कार्य करने में सामर्थ्य कुछ कम है, वह शारीरिक गठन और बल की दृष्टि के मध्यम प्रकार है। जिसका शरीर बिल्कुल भी गठित नहीं होता, वह हीन बल या निम्न बल का माना जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये चीज समझ में आई आपको? ज्ञानेश्वर जी, आप भी तो आप घर में थे, अभी कहाँ आ गए? सर जी मैं बाहर आया हूँ, नेटवर्क ही नहीं है अंदर घर में। ओके ओके, कोई बात क्या नहीं। करें बताइए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। समझ में आया मैं सारी? बाहर आके सुन रहा हूँ। ओके, सारी चीज समझ में आया? रिकॉर्डिंग सुन लेना ना, इतना सीरियस होने की क्या यस जरूरत? सर। अभी तो आपको रिकॉर्डिंग वही भेज। तो सर। ठीक है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज है, ये आपको सारा एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, सारा डिस्क्राइब किया है, और इसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है था शारीरिक बल को समझना। बल के प्रकार देखे, सात्म के प्रकार देखे, है ना, ऋतु से देखे, बल से देखे, और आपने काल युक्ति से देखे, है ना, सारी चीजें हमने वो देखे हैं। वो सारी चीजें आप रिपीट करना। देश काल, ऋतु, हवामान, इन सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं, है ना, बीएमआर का ध्यान रखते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ उल्लेखनीय है। और जो तीक्ष्ण प्रकार की चीजें है, वो कौन सा व्यक्ति नहीं सहता? भीरुत्व,
भीरुत्व वाला तीक्ष्ण औषधि को नहीं सह पाता। और दूसरा सहिष्णुत्व, तो सहिष्णुत्व का मतलब होता है कि वो सहन थोड़ा कर सकता है, तो उसकी जो चिकित्सा करने का ड्यूरेशन होता है या फिर वो आसानी हो जाती है, सरल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ समझा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ना लोगों को ने मैडम? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके। ठीक है।